हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी प्रेप। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डी जेट के बारे में। अगर आप इंडिया की वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ दिल्ली यूनिवर्सिटी से बिजनेस मैनेजमेंट की पढ़ाई करना चाहते हैं क्लास 12th के बाद, तो जो एंट्रेंस एग्जाम आपको क्लियर करनी पड़ती है उसका नाम है डी जेट। इस वीडियो में हम बात करेंगे डी जेट एडमिशन प्रोसेस के बारे में, कौन कौन से कॉलेजेस हैं, डी जेट में की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, डी जेट का सिलेबस क्या है और कुछ प्रिपरेशन टिप्स के बारे में। तो बिना देर किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं डी जेट के बारे में। सो डी जेट स्टैंड्स फॉर दिल्ली यूनिवर्सिटी जॉइंट एडमिशन टेस्ट। तो ये जो एडमिशन टेस्ट है, ये जो एंट्रेंस टेस्ट है, इसके थ्रू आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो मेन 3 मैनेजमेंट कोर्सेज हैं, बिजनेस मैनेजमेंट के जो कोर्सेज हैं उसमें एडमिशन आपको मिल सकता है। जो 3 कोर्सेज हैं वो है बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ BMS, दूसरा है बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन इन फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एनालिसिस, दैट इज़ BBFIA, और तीसरा जो कोर्स है वो BA ऑनर्स इन बिजनेस इकोनॉमिक्स है। ये तीनों कोर्सेज थोड़े से स्लाइटली डिफरेंट हैं इन नेचर एंड इन देयर होलिस्टिक अप्रोच टुवर्ड्स बिजनेस मैनेजमेंट। सो बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ जो कोर्स है BMS, वो एक होलिस्टिक कोर्स होता है जिसमें बिजनेस मैनेजमेंट के सारे आपको सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं, जैसे कि इकोनॉमिक्स हो गया, अकाउंटिंग हो गया, बिजनेस मैनेजमेंट, बिजनेस से रिलेटेड जितने भी, मैनेजमेंट से रिलेटेड जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि मार्केटिंग मैनेजमेंट हो गया, फाइनेंशियल मैनेजमेंट हो गया, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट हो गया, ये सारी चीज़ें आपको बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ में पढ़ाई जाती है। जो बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन फाइनेंशियल एंड इन्वेस्टमेंट एनालिसिस है, ये थोड़ा सा एक काफ़ी स्पेशलाइज्ड कोर्स है जिसमें मेजर जो फोकस होता है वो फाइनेंशियल और इन्वेस्टमेंट एनालिसिस होता है। तो अगर आप अपना करियर एक फाइनेंशियल एडवाइज़र या फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एनालिस्ट के रूप में ढूंढ रहे हैं, अगर आप उस तरीके उस दिशा में जाना चाहते हैं, तो ये कोर्स आपके लिए बहुत अच्छा हो सकता है। इस कोर्स में आप मोस्टली जो पढ़ाई करेंगे वो इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड जितने भी चीज़ें होती हैं वो सारी चीज़ें आपको पढ़ाई जाएंगी, जैसे कि फंडामेंटल एनालिसिस ऑफ स्टॉक्स कैसे करें, टेक्निकल एनालिसिस कैसे करें, म्यूचुअल फंड्स कैसे बनते हैं, म्यूचुअल फंड्स में क्या क्या मतलब प्रिंसिपल्स फॉलो होते हैं, ये सारी चीज़ें आपको इस कोर्स में पढ़ाई जाएंगी, दैट इज़ इन BBA-FIA में। और तीसरा जो कोर्स है वो है BA ऑनर्स इन बिजनेस इकोनॉमिक्स। अब बिजनेस इकोनॉमिक्स के अंदर मतलब ये जो कोर्स है, ये इसका फोकस मोस्टली इकोनॉमिक्स पे होता है। अगर आप फ्यूचर करियर एक इकोनॉमिक्स के रूप में अपना देख रहे हैं तो ये कोर्स आपके लिए अच्छा हो सकता है। जो डी जेट है वो कंडक्ट कराती है हमारी जो प्रीमियर टेस्टिंग एजेंसी है एक नेशनल लेवल की, वो है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जो और बहुत सारे एग्जाम्स कंडक्ट कराती है, जैसे कि नीट। ठीक है, तो वो जो NTA है वो ये कोर्स, ये जो एंट्रेंस टेस्ट है इसको वो कंडक्ट करती है। सो बात कर लेते हैं डी जेट के अंदर कौन कौन से टॉप कॉलेजेस हैं। तो अगर आपको देखना पढ़ाई करनी है BMS के से रिलेटेड, अगर बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ आपका जो मेजर फोकस है, तो उसके लिए जो सबसे बेस्ट कॉलेज है वो है शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज़, SSCBS जो है वो बिजनेस मैनेजमेंट की पढ़ाई करने के लिए डी जेट में टॉप कॉलेज है। और इस कॉलेज का जो प्लेसमेंट है या इस कॉलेज की जो फैकल्टी, कैंपस रिलेटेड चीज़ें जो हैं, मतलब बाकी सारी चीज़ें, ये सारी चीज़ें दे राइवल वन ऑफ द टॉप बिजनेस स्कूल्स इन इंडिया। तो ये IIMs के लेवल पे भी मतलब काफ़ी हद तक उनके बराबर में आ जाता है। तो इसलिए अगर आप डी जेट में टॉप परफॉर्म करते हैं, बहुत ही बढ़िया नंबर ले आते हैं, तो आपको ये कॉलेज मिल सकता है। और अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं डी जेट की, तो आपका टारगेट भी शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज़ ही होना चाहिए। इसके अलावा और जो कॉलेजेस हैं जिसमें बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ की पढ़ाई होती है, वो है दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज और केशव महाविद्यालय। इसके अलावा अगर आप BBA-FIA करना चाहते हैं तो उसके लिए शहीद सुखदेव कॉलेज में भी आपको मिल जाएगा, और आपको शहीद राजगुरु कॉलेज में भी आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाएंगी। BA ऑनर्स इन बिजनेस इकोनॉमिक्स, दैट इज़ BBE, जो BBE जो कोर्स है, इसमें इस कोर्स को शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफर नहीं करता है। इसके लिए आपको जो ऑप्शंस हैं वो हैं आर्यभट्टा कॉलेज, BR अम्बेडकर कॉलेज और लक्ष्मीबाई कॉलेज। तो बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो इस केस में आपको ये ध्यान रखना है कि डी जेट में एडमिशन के लिए आपका बोर्ड्स में 60% मार्क्स होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन वो जो 60% जो मार्क्स आपका जो कैलकुलेट होता है, वो आपको बेस्ट ऑफ 4 कैलकुलेट करना है विद इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स। तो आपको इंग्लिश और मैथमेटिक्स दोनों मिलाते हुए आपका जो बेस्ट ऑफ 4 आ रहा है, वो अगर 60% से प्लस है
तो आप एलिजिबल हैं, ठीक है। अगर आप रिजर्व कैटेगरी में हैं तो आपका अगर जो ये बेस्ट ऑफ 4 सेम कैलकुलेशन प्रोसेस सेम होगा। अगर आप बेस्ट ऑफ 4 55% भी आ रहा है तो भी आप एलिजिबल हैं। अगर आप रिजल्ट आपका नहीं आया हुआ है 12th स्टैंडर्ड का तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, और अगर आपका रिजल्ट आने के बाद आप पास हो जाते हैं और आप ये जो क्राइटेरिया है इसको मैच करते हैं तो आप इस एग्ज़ाम को ईजिली दे सकते हैं। एज ए सेड, इंग्लिश और मैथमेटिक्स कंपलसरी है क्लास 12 में। अगर आपका इंग्लिश और मैथमेटिक्स नहीं है क्लास 12 में तो आप एलिजिबल नहीं है DU-JET के लिए। DU-JET का जो फाइनल रैंक कैलकुलेट होता है, जिसके थ्रू एडमिशन मिलता है, कॉलेजेस मिलते हैं आपको, वो दोनों चीज़ों के ऊपर बेस्ड कैलकुलेशन होता है। वो होता है DU-JET स्कोर के ऊपर भी और क्लास 12 के मार्क्स के बेसिस पे भी। तो दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप DU-JET की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप अपने बोर्ड्स को नेगलेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि जो DU-JET का वेटेज होता है फाइनल रैंक में, फाइनल मेरिट लिस्ट में, वो होता है 65%। तो 65% जो वेटेज होगा वो DU-JET में आपके परफॉर्मेंस के होगा। लेकिन क्लास 12 के मार्क्स भी इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि 35% जो है वेटेज वो क्लास 12 के मार्क्स का है। तो इसलिए जब भी प्रिपरेशन आप करें DU-JET की तो आप बोर्ड्स को नेगलेक्ट ना करें। जैसे कि मैंने बताया कि अगर आप जनरल कैटेगरी में हैं और अगर आप DU के अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं थ्रू मेरिट, थ्रू योर बोर्ड्स मार्क्स, तो आपको पता ही है कि एवरी ईयर द कट ऑफ इंक्रीजेज ड्रास्टिकली। 98%, 99%, 99.5% तक भी कट ऑफ जाता है DU में एडमिशन लेने के लिए आफ्टर क्लास 12 थ्रू मेरिट। लेकिन अगर आपके नंबर उतने नहीं आए हैं तो आपको you don't have to lose heart, because through DU-JET, without even getting this level of high score in your boards, you can get admission. एक और भी चीज़ नोटिस करने वाली बात है कि ये सिर्फ एक रिटन एग्जाम होता है, इसमें GDPI नहीं होता है। ओके, सो व्हाट इज़ द एप्लीकेशन प्रोसेस? लेट मी क्विकली गो थ्रू दैट। तो एप्लीकेशन प्रोसेस जैसा कि लगभग सारे ऑनलाइन एग्जाम्स का हो चुका है, वैसा ही DU-JET का भी एप्लीकेशन प्रोसेस है। तो ये ऑनलाइन एप्लीकेशन आपको भरना है। इसके लिए आपको कोई फिजिकल प्लेस विजिट करना नहीं पड़ेगा, और आपको ये फॉर्म आपको मिल जाएगा NTA वेबसाइट पे, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की वेबसाइट पे। आप DU-JET की जो एप्लीकेशन लिंक होगी उस पर आपको क्लिक करना होगा और वहाँ पर जाकर के आपको ये एप्लीकेशन फॉर्म भरना होगा। जो एप्लीकेशन फ़ी है वो जनरल और OBC के लिए 750 रुपीज़ है, और SC ST PWD और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन कैटेगरीज जो हैं उनके लिए 300 रुपये की एप्लीकेशन फ़ी है। आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि ये फ़ी जो है वो नॉन रिफंडेबल है, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका एप्लीकेशन प्रोसेस का, एप्लीकेशन फ़ी। कॉलेजेस की जो फ़ीस हैं वो है, जैसे कि शहीद सुखदेव कॉलेज से अगर आप BMS करना चाहते हैं तो वो पर एनम आपका जो है वो है 14,025 रुपये, और BBA FIA करना चाहते हैं तो वो है 25,025 रुपये। जो आप देखिए आप बहुत ही चीप है। अगर आप किसी प्राइवेट कॉलेज से BBA वगैरह करने जाते हैं तो वो जो फ़ी हो सकती है वो लाखों में हो सकती है। इसके अलावा जो बाकी जो कॉलेजेस हैं उनके जो 10,000 से लेकर के 30,000 पर एनम की फ़ी है। सो उस हिसाब से जो ये कोर्सेज हैं अंडर DU, दे आर वेरी चीप, they are very affordable, and if you can manage to get an admission in these colleges, then you can very cheaply complete these courses, and their placements will rival the best of the best business management schools in India. तो उस हिसाब से देखा जाए तो ये बहुत ही बढ़िया डील है आपके करियर के लिए। सो सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है DU-JET का? तो जैसा मैंने कि आपको पहले 1-2 स्लाइड्स में बताया कि DU-JET में जो सिलेक्शन है वो आपका DU-JET एग्ज़ाम में कितने नंबर आपके आते हैं, आपके जो मार्क्स स्कोर्ड हैं +2 में यानी कि बोर्ड्स में, और बाद में काउंसलिंग होती है इसी के बेसिस पे। तो बेसिकली काउंसलिंग में क्या होता है? काउंसलिंग में आपको ये बताया जाता है कि आपके जो मार्क्स हैं दोनों DU-JET एंट्रेंस एग्ज़ाम और आपका जो बोर्ड्स हैं उसमें जो मार्क्स आए हैं उसके बेसिस पे आपको कौन से कॉलेज मिलेंगे, और उसके हिसाब से आपको ये भी बताया जाएगा कि कौन से कॉलेज में आपको कौन सा कोर्स मिल रहा है। तो उस बेसिस पे आप ये आप डिसाइड कर सकते हैं कि कौन से कॉलेज में आपको एडमिशन लेना है। और अगर मान लीजिए कि आपके चूज़ किए कॉलेज में आपका जो कोर्स है जो आपने चूज़ किया है वो नहीं मिल रहा है, तो आप किसी सेकंड कॉलेज में आप उसी कोर्स को ले सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको काउंसलिंग में बताई जाएंगी।
3 स्टेज में ये सिलेक्शन प्रोसीजर है इस DU-JET का। पहला है कि आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना है ऑनलाइन, ठीक है। उसके बाद आपको DU-JET में बैठना है, DU-JET एग्ज़ाम देना है, उसके बाद काउंसलिंग का प्रोसेस होता है, ठीक है। काउंसलिंग प्रोसेस में बी कंडक्टेड इन मल्टीपल राउंड्स। ऐसा क्यों है? क्योंकि अगर मान लीजिए पहले हर एक काउंसलिंग राउंड के बाद एक लिस्ट बनती है, एक मेरिट लिस्ट आती है जो बच्चों को अलॉट करती है सीट्स। तो कई बार क्या होता है कि कई बच्चे एक लिस्ट में आते हैं बट दे डोंट टेक एडमिशन, दे टेक एडमिशन एल्सवेयर, तो वो सीट वैकेंट रह जाती है, जिसकी वजह से फिर वो बाद में और बच्चों को सीटें दी जाती हैं। तो उसके लिए और डिफरेंट कई राउंड्स ऑफ काउंसलिंग की जाती है। ओके, सो लेट्स टॉक ब्रीफली अबाउट द एग्ज़ाम पैटर्न एंड कट ऑफ्स। तो सबसे पहले जैसे मैंने बताया कि एग्ज़ाम मोड जो है वो ऑनलाइन है, ऑनलाइन एग्ज़ाम है, ये फिजिकल एग्ज़ाम नहीं है, ठीक है। टाइप ऑफ क्वेश्चन जो आते हैं इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं। ये एक सब्जेक्टिव एग्ज़ाम नहीं है, इसमें आपको सब्जेक्टिव आंसर्स आपको नहीं लिखने हैं। ये एग्ज़ाम डिफरेंट आपके बोर्ड से कैसे है, ये एग्ज़ाम एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है और ये इस एग्ज़ाम में परफॉर्मेंस जो होता है वो रिलेटिव होता है। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि आपको नंबर लाने के ऊपर फोकस नहीं करना है, आपको अपने अटेम्प्ट और आपके स्कोर को मैक्सिमाइज और ऑप्टिमाइज़ करने की कोशिश करनी है। 2 घंटे का एग्ज़ाम है जिसमें 100 क्वेश्चन आएंगे। जो लैंग्वेज है, जो मीडियम ऑफ द एग्ज़ाम है वो इंग्लिश ही होगी सिर्फ, इसमें और कोई लैंग्वेज मीडियम में नहीं आती है। जो मार्किंग स्कीम है वो 4 मार्क्स फॉर एवरी राइट आंसर एंड 1 नेगेटिव मार्क फॉर एवरी रॉन्ग आंसर। तो आप जैसा देख रहे हैं कि इसमें नेगेटिव मार्किंग है, इसलिए इस एग्ज़ाम में आपको ये फोकस करना है कि आपके जो एक्यूरेसी जो है वो बहुत ही हाई हो और आपको अटेम्प्ट्स मैक्सिमाइज़ नहीं करने हैं, आपको अपनी एक्यूरेसी मैक्सिमाइज़ करनी है। इस एग्ज़ाम में 4 सेक्शंस होते हैं, जिसमें से जो चारों सेक्शंस हैं वह एक क्वांटिटेटिव एबिलिटी, इसके अलावा रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी, इसके अलावा तीसरा जो सेक्शन है वो जनरल इंग्लिश का और चौथा सेक्शन है वो बिजनेस एंड जनरल अवेयरनेस का। कट ऑफ जो है इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि कट ऑफ आपको कोई इमेजिनरी कट ऑफ को यूनिक से बता दिया तो उसको आपको चेज़ नहीं करना है, क्योंकि कट ऑफ वेरी करता है कॉलेज टू कॉलेज। ऑल्सो कट ऑफ वेरीज फ्रॉम ईयर टू ईयर। अगर इस साल में अगर मान लीजिए कट ऑफ कम आया है तो हो सकता है अगले साल कट ऑफ ज़्यादा आ जाए। वो डिपेंड करता है कि क्वेश्चन पैटर्न कैसा था और जो एग्ज़ाम था वो कितना डिफ़िकल्ट था। तो डिफ़िकल्टी एग्ज़ाम में बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कट ऑफ को अफेक्ट करते हैं, इसलिए आपको कोई भी इमेजिनरी कट ऑफ माइंड में लेके नहीं चलना है और आपको किसी भी कट ऑफ को चेज़ नहीं करना है। ओके, सो DU-JET सिलेबस की बात कर लेते हैं। तो ये सिलेबस जो ये है, ये जो मैंने ये बनाया हुआ है ये इंडिकेटिव सिलेबस है, इसमें सारे टॉपिक्स कवर्ड नहीं है। जो मेन टॉपिक्स आते हैं वो मैंने कवर किए हुए हैं, जैसे कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, उसमें जो टॉपिक्स आते हैं वो होते हैं अर्थमेटिक, अलजेब्रा, नंबर सिस्टम, रेशियो प्रोपोर्शन, टाइम स्पीड, टाइम एंड वर्क, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। इसमें देखिए कि ये हायर मैथ भी इसमें आता है, तो इसमें क्लास 12th लेवल का मैथ भी आता है और वो कई बार देखा जाए तो वो बहुत ही क्रूशल फैक्टर हो जाता है, डिफरेंशिएटिंग फैक्टर हो जाता है स्टूडेंट्स के बीच में। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि इसमें हायर मैथ भी आता है। रीजनिंग और एनालिटिकल एबिलिटी में आपको केसलेट्स आएंगे, सीरीज आएगी, डायरेक्शन सेंस आएगा, कोडिंग डिकोडिंग आएगी, ब्लड रिलेशंस आएगा, इनपुट आउटपुट अरेंजमेंट, ये सारी चीज़ें टॉपिक्स आते हैं। जनरल इंग्लिश में वोकेबलरी हमेशा इंपॉर्टेंट होती है, इट्स एन ऑल टाइम फेवरेट। ग्रामर तो उसके बगैर इंग्लिश की कल्पना नहीं की जा सकती। वर्बल रीजनिंग आएगा, पैरा जंबल्स आएंगे, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, आरसी के जो पैसेजेस हैं वो अनसीन पैसेजेस जरूर आएंगे और क्लोज टेस्ट, ये सारी चीज़ें आती हैं जनरल इंग्लिश में। इसके अलावा अगर बिजनेस एंड जनरल अवेयरनेस की बात करें तो इसमें आपको स्टैटिक जीके आता है, जैसे कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, ये सारी चीज़ें आपको पूरा मतलब जो चेंज नहीं हो रही हैं वो आपके आएंगे स्टैटिक जीके के अंदर। उसके अलावा आपका आएगा बिजनेस जीके, बिजनेस से रिलेटेड काफ़ी चीज़ें पूछी जा सकती हैं, जैसे इकोनॉमिक्स से रिलेटेड चीज़ें होती हैं, बिजनेस से रिलेटेड चीज़ें होती हैं, वो सारी चीज़ें पूछी जाएंगी। ब्रांड्स एंड टैगलाइंस, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं कि कौन से स्टार्टअप्स हैं, कौन से कंपनीज अच्छा कर रही हैं इंडिया में, मतलब कौन सा ब्रांड का टैगलाइन क्या है, ये सारी चीज़ें बिजनेस एंड जनरल अवेयरनेस में आती हैं। ओके, तो ब्रीफली मैं बात करना चाहूँगा कि DU-JET के लिए प्रिपरेशन कैसे करें। इसके लिए मैं एक कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो हमारा जल्दी ही आने वाला है, मैं उसके लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको एक ब्रीफली कुछ टिप्स बताना चाहता हूँ जो आप अगर आप फॉलो करेंगे तो आपके लिए प्रिपरेशन करना आसान होगा। जैसे अगर आप क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बात करते हैं तो आपको मैंने जैसा पिछले स्लाइड में बताया था हायर मैथ्स आता है और हायर मैथ पे थोड़ा सा आपको फोकस करना पड़ेगा।
इसके पीछे रीज़न ये है कि हायर मैथ्स कई बार क्या होता है कि डिफरेंशिएटिंग फैक्टर होता है, जो बेसिक लेवल मैथ होता है उसमें क्या होता है सारे बच्चे उसको अटेम्प्ट कर लेते हैं और उसमें आप डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे। जैसा मैंने बताया कि दिस एग्जाम इज़ अ रिलेटिव एग्जाम, एंड इन दिस एग्जाम इट्स इंपॉर्टेंट दैट यू डू बेटर देन द नेक्स्ट कैंडिडेट. It doesn't matter what your absolute score is. What matters is how better or how much more you can get from the get than the next candidate who is sitting beside you. So वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको थोड़ा सा हायर मैथ पे फोकस करना पड़ेगा इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए. जनरल इंग्लिश की अगर बात करें तो उसमें वोकेबलरी बहुत इंपॉर्टेंट है और आरसी भी बहुत इंपॉर्टेंट है. तो वोकेबलरी जो ऐसी चीज़ है जो एक दिन में बनती नहीं है. सो अगर आप शुरुआत से ही अच्छे तरीके से पढ़ाई करते आ रहे हैं, इंग्लिश को अच्छे तरीके से आपने पढ़ा हुआ है, आप न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ते हैं, यू डू अ लॉट ऑफ जनरल रीडिंग, देन योर वोकेबलरी विल बी टेकन केयर ऑफ. और सिमिलरली अगर आप इफ़ यू डू अ लॉट ऑफ जनरल रीडिंग देन योर आरसी विल आल्सो बी टेकन केयर ऑफ. ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं और इन पे इससे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं जनरल इंग्लिश में. प्रिपेयर ग्रामर वेल. ग्रामर तो करना ही करना है क्योंकि ग्रामर के बगैर इंग्लिश की कल्पना नहीं की जा सकती और वो जो बेसिक है. तो ग्रामर आपका इंपॉर्टेंट है, ग्रामर आपको फिर से एक बार पढ़ना पड़ेगा. हालांकि ग्रामर में क्या होता है कि बच्चे पढ़े होते हैं, आपने क्लास 12 तक ग्रामर तो पढ़ाई होगा अपने अपने सिलेबस में, अपने कोर्स में. तो उसको आपको ब्रशअप करना है और अपने जो ग्रामेटिकल प्रिंसिपल्स हैं उनको आपको थॉरो करना है. रीजनिंग और एनालिटिकल एबिलिटी ये एक ऐसा सेक्शन है जो बच्चे थोड़ा सा डर जाते हैं क्योंकि ये सेक्शन आपने कभी देखा नहीं होगा आज तक. तो ये बेसिकली आपको ये सब, इसमें आपको टेंशन लेने की बात नहीं है, डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि ये जो सेक्शन है, ये सेक्शन भले ही आपको लगेगा कि आपने कभी इस सेक्शन को देखा नहीं है, इसके टाइप के क्वेश्चंस आपने देखे नहीं है, लेकिन ये जो क्वेश्चंस बने होते हैं जिस प्रिंसिपल से बने होते हैं वो प्रिंसिपल्स आपने डेफिनेटली अपने बोर्ड्स में अपने पढ़ाई करी हुई है. इसमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपको फोकस करने हैं वो है केसलेट्स. केसलेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक केस के बाद 4 या 5 क्वेश्चंस होते हैं और अगर आपने एक केसलेट क्रैक कर लिया तो आपके 4-5 क्वेश्चंस क्रैक हो जाते हैं. और फोकस इसमें बहुत अच्छे से करना है क्योंकि अगर आपने वो केसलेट गलत कर दिया तो आपके 4 या 5 क्वेश्चंस एक ही साथ गलत भी हो सकते हैं. तो इसलिए केसलेट पर फोकस करना बहुत ज़रूरी है. डायरेक्शन सेंस एक बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही पॉपुलर टॉपिक है, वो भी लेकिन बहुत ही ईजी होता है और इसको अगर आपने एक बार पकड़ लिया तो ईजिली आप इसको सॉल्व कर सकते हैं. अरेंजमेंट भी एक अच्छा टॉपिक है जिस पर आप फोकस करना चाहिए. सीरीज़ थोड़ी सी डिफिकल्ट टॉपिक है लेकिन अगर आप थोड़ा सा मेहनत करेंगे तो ये टॉपिक भी आपके कमांड में आ जाएगा. इसके अलावा जो बिजनेस एंड जनरल अवेयरनेस है, ये सेक्शन जो है वो सबसे वीक होता है स्टूडेंट्स का, मैंने देखा है. क्योंकि जनरली क्या होता है कि बच्चे बोर्ड्स में अपने कोर्स से ज़्यादा इधर उधर की चीज़ें पढ़ते नहीं हैं और वो जनरल रीडिंग वगैरह, जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड चीज़ें, करंट अफेयर्स से रिलेटेड चीज़ें वो ध्यान नहीं देते हैं. न्यूज़पेपर कोई पढ़ना नहीं चाहता. लेकिन अगर आपने काफ़ी कुछ मतलब कोर्स के अलावा और अपने जनरल अवेयरनेस के लिए न्यूज़पेपर वगैरह काफ़ी पढ़ा हुआ है अपने प्रिपरेशन या लाइफ के दौरान, तो आपके लिए ये सेक्शन बहुत इजी होगा. और ये सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सेक्शन जनरली सबका वीक होता है और अगर आपने यहाँ पे अच्छे स्कोर कर लिया तो फिर आपके चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं. इस सेक्शन में जो इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं वो है करंट अफेयर्स. करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर 25 क्वेश्चंस अगर आते हैं तो उसमें से आपका 10 से 12 क्वेश्चन करंट अफेयर से होंगे और करंट अफेयर्स आपको बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से प्रिपरेशन करनी है. बिजनेस न्यूज़ आपको पढ़नी पड़ेगी, बिजनेस न्यूज़ आपको अच्छे से करनी है. ब्रांड्स एंड टैगलाइंस हैं, अपॉइंटमेंट को पिछले 6 महीने में कौन कौन इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स हुए हैं वो आपको देखने हैं. जैसे मैंने बताया आपको लास्ट 6 महीने के करंट अफेयर्स को पकड़ लेना है. वो अगर आपने बढ़िया से प्रिपरेशन कर ली तो फिर आपका ये सेक्शन बहुत ईजीली हो जाएगा. डेवलप द हैबिट ऑफ रीडिंग न्यूज़पेपर. एज आई हैव बीन सेइंग थ्रू आउट द प्रेजेंटेशन, न्यूज़पेपर बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है. ये कई बार ये डिफरेंशिएटिंग फैक्टर हो जाता है बच्चों के बीच में, क्योंकि अगर आपने लगातार न्यूज़पेपर पिछले 6 महीने से, अगर आपने 3 महीने से अगर आपने लगातार पढ़ा है एवरीडे, तो आपका जो करंट अफेयर्स है वो यहाँ से आराम से, और बिजनेस न्यूज़, ब्रांड टैगलाइन, या अपॉइंटमेंट, ये सारी चीज़ें कवर हो जाती हैं न्यूज़पेपर से. तो न्यूज़पेपर पढ़ने की आपको हैबिट डेवलप करनी है. इसके बाद आपको क्या आएगा कि एक तो आपका जो प्रिपरेशन है, जो आपके बेसिक्स हैं, वो सारी चीज़ें आपको कवर करनी ही करनी है, वो आपको मेहनत करना है, उसके ऊपर तैयार करना है. लेकिन इसके बाद जब आपने प्रिपरेशन कर ली तो आपको मॉक्स सॉल्व करने बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपने जो प्रिपरेशन करी है वो एक वैक्यूम में होगी. आपको पता नहीं चलेगा कि आपका प्रिपरेशन कितना बेहतर है. उस चीज़ को समझने के लिए, उस चीज़ को गेज करने के लिए आपको
मॉक्स सॉल्व करने होंगे, और उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जितना टाइम आपने मॉक सॉल्व करने में लगाया है उतना ही टाइम आपको मॉक्स को एनालाइज करने में भी लगाना पड़ेगा। आपको एनालाइज करके ये देखना होगा कि आपके वीक एरियाज़ क्या हैं, स्ट्रॉन्ग एरियाज़ क्या हैं, कहाँ पे आपकी एक्यूरेसी अच्छी है, कहाँ पे आपकी एक्यूरेसी वीक है, और उस हिसाब से आप एक स्ट्रैटेजी फॉर्म कर सकते हैं। इसके अलावा प्रिपरेशन जो होती है वो एक डिफरेंट डिफरेंट सिलोज में होती है। मतलब कि जनरल अवेयरनेस आपने अलग से पढ़ा हुआ है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आपने अलग से पढ़ा हुआ है, रीजनिंग आपने अलग से पढ़ा हुआ है, बट इन द एग्जाम एवरीथिंग कम्स टुगेदर, सो यू नीड टू बिल्ड अ होलिस्टिक स्ट्रैटेजी ऑफ योर ओन। इसमें क्या होता है, कई बार बच्चे क्या करते हैं कि दूसरे की स्ट्रैटेजी फॉलो करते हैं। किसी ने बोला कि यार पहले मुझे जनरल अवेयरनेस अटेम्प्ट करना है, या पहले मैं इंग्लिश अटेम्प्ट करता हूँ, तो वो भी जा करके वैसे ही एग्ज़ाम में करके चले जाते हैं। ऐसा करना मतलब आपके लिए रिस्की हो सकता है। इसके लिए आपको क्या करना होगा कि जब आप डिफरेंट मॉक्स को सॉल्व करेंगे, एनालाइज करेंगे कंटिन्यूसली, और लगातार आप देते जाएंगे, तो आपकी खुद की एक स्ट्रैटेजी बिल्ड हो जाएगी, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है बिल्ड करना। इसके अलावा फोकस ऑन एक्यूरेसी, एज आई सेड दिस एग्जाम हैज़ नेगेटिव मार्किंग, सो एक्यूरेसी इज ऑफ utmost importance. You cannot go on and just solve all the questions, because if you solve all the questions then it's bound to happen that you will make mistakes, और आपके नंबर कट जाएंगे। और नंबर आपके जब कट जाएंगे तो वो आप हो सकता है कि आप अगर जनरल केस में अगर आपके नंबर अच्छे आ रहे थे और आप अच्छा एक स्कोर ले आते हैं और आपकी अच्छी सीट मिलती, लेकिन आपके नेगेटिव मार्किंग की वजह से आपके नंबर कम आ गए। गैस वर्क बिल्कुल नहीं करना है आपको, गैस बिल्कुल नहीं करना है। मैं जब प्रिपरेशन वीडियो बनाऊंगा तो उसमें आई टेल यू कि गैस वर्क आप गैस मतलब ब्लाइंड गैसिंग बिल्कुल नहीं करनी, लेकिन आप इंटेलिजेंट गैसेस कर सकते हैं, और वो मैं उस वीडियो में बताऊंगा कि आपको इंटेलिजेंट गैसिंग कब करनी है, किस क्वेश्चन में आप कर सकते हैं, और उसका प्रोसेस क्या होगा, कैसे आपको फाइंड आउट करना है कि ये क्वेश्चन मुझे गैस करके अटेम्प्ट करना है कि नहीं करना है। इंग्लिश सेक्शन जो है वो कैन बी वेरी स्कोरिंग, सिंपली बिकॉज इंग्लिश आपने सब पढ़ी होगी, शुरुआत से लेकर के अभी तक आपने पढ़ी होगी, बढ़िया होता है इंग्लिश जनरली लोगों का। और उस केस में अगर आप क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में वीक हैं तो आप यहाँ पे अपने स्कोर को मैक्सिमाइज करने की कोशिश कर सकते हैं। अगर आपका हायर मैथ वीक है तो अलजेब्रा और अर्थमेटिक को आपको बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से प्रिपरेशन करना पड़ेगा, क्योंकि अगर मान लीजिए 25 क्वेश्चन आते हैं, अगर उसमें से 5 क्वेश्चन हायर मैथ के हैं, अगर आपको नहीं आते तो आपके छूट जाएंगे सीधे वो क्वेश्चन। तो उस केस में आपको अलजेब्रा और अर्थमेटिक बहुत ही बढ़िया तरीके से तैयारी करनी पड़ेगी। सबसे पहले क्या करें कि आप ईजियर क्वेश्चंस को आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा और उनको अटेम्प्ट करना पड़ेगा सबसे पहले, और उसके बाद आप डिफिकल्ट क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की कोशिश कर सकते हैं। दिस वे यू विल बी एबल टू सेव टाइम एंड यू विल बी एबल टू मैक्सिमाइज योर स्कोर। So this was all about DU-JAT. I hope I have covered all the crucial information related to DU-JAT. इससे DU-JAT से रिलेटेड मैं कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी के ऊपर एक मैं वीडियो बनाने वाला हूँ जो जल्दी ही आपके पास आएगा। तो आप डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड लाइक द channel and press the bell icon so that you can get all the updates. So I hope this video is helpful for you, and I would like to thank you.